Hello everyone, welcome to Team Vision. I am Natwar Singh and this is the part 7th of our video. अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमने कल के पिछले जो वीडियो मैं डिस्कस किया था फंडामेंटल राइट्स, उसमें जो एक राइट इंपॉर्टेंट राइट जो बच चुका था वो हम डिस्कस करेंगे। पिछले जो वीडियो में हमने फंडामेंटल राइट डिस्कस किए थे 5 हमने डिस्कस किया था कि टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है और हमने उनमें से 5 हमने डिस्कस कर लिए थे। आज के वीडियो में हम 6 फंडामेंटल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट डिस्कस करेंगे। ये जो फंडामेंटल राइट्स है जो ये आज जो आर्टिकल 32 में लिखा गया है, इसमें क्या है, जो भी पिछले जो फंडामेंटल राइट्स है अगर उनका हनन होता है, वॉलेट होता है, तो इस हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट में कैसे जा सकते हैं, कौन से कोर्ट में जा सकते हैं, डायरेक्ट कौन से कोर्ट में जा सकते हैं, ऐसी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें इस आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 32 के बारे में जो आर्टिकल 32 हम डिस्कस कर रहे हैं, इस आर्टिकल का नाम क्या है, इस राइट का नाम क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको हिंदी में बोलेंगे संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसमें क्या है कि अगर हमारे जो पिछले राइट्स हमने जो डिस्कस किए पांचों, उनमें से किसी भी राइट का अगर हनन होता है तो हम डायरेक्ट अब उसमें न्याय पाने के लिए हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं। इस राइट के बारे में जो हमने राइट डिस्कस किया, इस राइट के बारे में डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस आर्टिकल के बारे में क्या कहा, ये बात एक बार डिस्कस कर सकते हैं। इसी पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, इंग्लिश में लिखा हुआ, हिंदी में डिस्कस करते हैं, एन आर्टिकल विदाउट विच दिस कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी ए नलिटी। मतलब क्या, इस आर्टिकल के बिना जो कॉन्स्टिट्यूशन है खाली खाली से लगेगा। मतलब इस आर्टिकल को उन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंस दी है कि इस अगर ये आर्टिकल 32 नहीं है इस कॉन्स्टिट्यूशन में तो एकदम खाली सा है, क्योंकि ये काफी जो फंडामेंटल राइट्स है वो प्रोटेक्ट करता है सिटीजन्स के। ठीक है, कंटिन्यू देखो और स्टेटमेंट्स, ये वाली स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। इट इज द वेरी सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वेरी हार्ट ऑफ इट। आत्मा, दिल जो भी है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, वो यही है, यही वाला आर्टिकल है। कभी कभी आर्टिकल जो ये क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि विच आर्टिकल इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका डायरेक्ट आंसर यही आता है। और ये किसने बताया था, किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर हु आल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये तो विचार थे, मतलब डॉक्टर अंबेडकर ने इस आर्टिकल के लिए अलग से विचार दिए थे। मतलब समझ लो ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसलिए भी ये कारण रह गया कि हमने इसका अलग वीडियो बनाया, ताकि क्योंकि पीछे वाले वीडियो में अगर हम ऐड कर ले थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता, और इस वीडियो में अगर हमने ऐड किया मतलब अच्छी तरह समझेंगे बैठ के। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। आर्टिकल देखो, हम अगर आर्टिकल ये जो राइट्स हैं इसके थ्रू कहाँ जा सकते हैं, देखो जो पीछे वाले आर्टिकल है हमारे, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर अभी 35 तक जाएंगे पूरे इस पार्ट 3rd वाले वीडियो में। ठीक है, तो जो आर्टिकल 12 से लेके हमने आर्टिकल 30 तक पढ़ा था, उसमें क्या था, जो भी राइट्स दिए गए हमको, उनका अगर हनन होता, उनका वॉयलेट होता, अगर होता है कहीं भी किसी पर्सन के साथ, तो हम उस आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल 32 के थ्रू हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल सकते हैं, अपना न्याय मांग सकते हैं अगर इन आर्टिकल का, फंडामेंटल राइट्स का डायरेक्ट हनन होता है। ये सिर्फ प्रोविजन फंडामेंटल राइट्स के लिए दिया गया है। फंडामेंटल राइट्स को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है कि अगर आपका इनमें से कोई भी राइट का हनन होता है तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और एज वेल एज हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हमारे पास आर्टिकल होगा आर्टिकल 32 जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, और हाई कोर्ट जाने के लिए हमारे पास आर्टिकल होगा आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 के थ्रू हम डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। देखो आर्टिकल, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें, जरूरी है कि जो हम सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के थ्रू जा रहे हैं, वो सिर्फ क्या करता है, FR मतलब फंडामेंटल राइट के ऊपर ही जा सकते हैं। रिट पेटिशन करके, रिट डाल के हम सिर्फ फंडामेंटल राइट के थ्रू जा सकते हैं। लेकिन जब हाई कोर्ट की बात आती है तो हाई कोर्ट में हम फंडामेंटल राइट प्लस कोई भी अदर पर्पस के थ्रू हम रिट डाल के हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, ये हाई कोर्ट की थोड़ा मतलब इसमें क्या, हाई कोर्ट का थोड़ा एरिया ऑफ जुडिक्शन काफी ज्यादा है, जो जहां पे ये जिसमें इसमें रिट डाल सकते हैं। ये हाई कोर्ट में इस
केस में पावर थोड़ी ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट काफी हायर कोर्ट है और उसमें काफी लोड आ जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट में काफी इंपॉर्टेंट केसेस भी होते हैं, तो ओनली फंडामेंटल के राइट्स को इसमें रखा गया। फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाओ और एज पर न्याय पाओ, ठीक है। और अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेनली 5 रिट्स डिस्कस की है कि इन रिट्स के बदौलत इस रिट्स के डायरेक्शन में हम जाके सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस फाइल कर सकते हैं। इन 5 रिट्स को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहले रिट की अगर डिस्कस करें, सबसे पहला है हैबियस कॉर्पस। ये जो वर्ड है इनका अगर मतलब चाहिए तो ये रहा, हिंदी में मतलब चाहिए, ये सब कुछ स्पेसिफाई किया हुआ है और इनमें क्या क्या है वो हम धीरे धीरे एक एक करके इनके बारे में समझेंगे। ओके, तो हैबियस कॉर्पस मतलब क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका जो लिटिल मीनिंग होता है वो क्या है? टू हैव द बॉडी ऑफ। इसमें क्या है? इस रिट को हम ये रिट जो है एक ऑर्डर है जो कोर्ट देती है एक पर्सन को, पर्टिकुलर पर्सन को। एक पर्सन ने जिसको अनदर पर्सन को डिटेन किया हुआ है और कोर्ट ये ऑर्डर देगी कि उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाए। टू हैव द बॉडी, बॉडी को पेश करो, जिनको पुलिस को भी दे सकते हैं कि आपने अरेस्ट किया इस बंदे को, इस पर्टिकुलर पर्सन को, तो आप इस पर्टिकुलर पर्सन को कोर्ट के सामने पेश करो। ये रिट कौन लगा सकता है? उसके रिलेटिव्स, उसके कोई भी रिलेटिव्स लगा सकते हैं, लॉयर लगा सकता है कि हमारा जो पर्टिकुलर पर्सन है वो डिटेंशन में है, वो कैद में है और उसको प्रेजेंट करना कोर्ट के सामने। कोर्ट के सामने जब ये केस आएगा, कोर्ट ये ऑर्डर देगी और वो अगर बंदी को, जो भी डिटेंशन पर्सन को कोर्ट के सामने पेश करेंगे, फिर कोर्ट उसका लीगलिटी देखेंगे कि क्या जो रिट जिसने रिट पिटीशन की है वो सही है। अगर वो सही है तो उस बंदी को छोड़ दिया जाएगा, अगर उस हिसाब से, लॉ के हिसाब से अगर नहीं है तो उस हिसाब से उसको वापस अंदर डाल दिया जाएगा। मतलब इस रिट के थ्रू आप उस बंदी को, जो भी डिटेन्ड पर्सन है, उसको सामने लेके आ सकते हो। टू हैव द बॉडी ऑफ मतलब उसको सामने ला सकते हो, उसके साथ कुछ हुआ नहीं है, कुछ हुआ है कि नहीं हुआ, ये सब पता करने के लिए, ठीक है। ये कौन करता है? हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये जो ऑर्डर है एक कोर्ट देता है टू ए पर्सन फॉर टू हैव द बॉडी ऑफ, वापस लाने के लिए। सेकंड डिस्कस करते हैं। सेकंड का क्या है? मैंडेमस, परमादेश, वी कमांड। देखो इसमें क्या है, इस रिट के थ्रू एक कोर्ट पब्लिक अथॉरिटी को कमांड करता है, बोलता है कि अगर पब्लिक अथॉरिटी ने उसने अपनी ड्यूटी अच्छी तरह नहीं निभा रहा है, कोई भी उसकी जिस तरह उसको निभानी चाहिए उस तरह की वो ड्यूटी नहीं निभा रहा है, तो कोर्ट क्या करेगा? उसको फटकार लगाएगा। जैसे कभी कभी हम सुनते हैं न्यूज में कि कोर्ट ने लगाई फटकार, हाई कोर्ट ने लगाई इनको फटकार, फलाना ढिमकाना, जो भी हम बात करते हैं। तो ये जो चीज है इसी रिट के थ्रू हम करते हैं कि भाई जो पब्लिक, कोई भी पब्लिक मतलब मैं इससे बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट अगर ढंग से काम नहीं कर रहा है तो कोर्ट उसको फटकार लगा सकती है। इसमें एक अलग सी फैक्ट है कि जो चीज है, ये जो प्राइवेट कंपनीज है उनके खिलाफ नहीं लग सकती, ओनली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के खिलाफ लग सकती है। तो ये जो कोर्ट आदेश देती है अगर वो ढंग से काम नहीं कर रहे, इस रीट के थ्रू हम कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। तो नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या? प्रतिषेध। प्रतिषेध इसका मीनिंग क्या है? टू फॉरबिड। इसमें क्या केस होता है? ये रीट हम तब लगाते हैं, इसमें क्या, जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को ऑर्डर देता है कि जो आपने अभी जो प्रोसीडिंग चल रही है, आपकी जो भी केस चल रहा है वो आपके न्याय क्षेत्र से बाहर से चल रहा है। अगर कोई कोर्ट, पर्टिकुलर कोर्ट, लोअर कोर्ट किसी अपने खुद के न्याय क्षेत्र या ज्यूरिडिक्शन एरिया के बाहर का केस लड़ रहा है, तो वो प्रोहिबिशन रिट लगा के उस केस को रुकवा सकते हैं, चलते केस को। ये चलते केस की बात है कि जो चलते केस में क्या, जो केस चल रहा है उसको हम रिट लगा के रुकवा सकते हैं लोअर कोर्ट में। ये जो ऑर्डर होता है वो हायर कोर्ट से आता है, सुप्रीम कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का देखो, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दे सकता है। तो ये हम रिट लगा के इस केस को रुकवा सकते हैं अगर उसके ज्यूरिडिक्शन में वो चीज नहीं है, ठीक है। ओके, तो प्रोहिबिशन में आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे नेक्स्ट करते हैं सर्शरी। सर्शरी मीन्स है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण मतलब टू बी सर्टिफाइड, टू बी इन्फॉर्म्ड। इसमें क्या है, प्रोहिबिशन और सर्शरी में थोड़ा सा सिमिलरिटी है। प्रोहिबिशन में हमने क्या किया था कि जब केस चल रहा था तब हमने रुकवा दिया था। सर्शरी में क्या कि भाई केस हुआ, उसका जजमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, फिर हमको कोई रिट लगाते हैं कि जाए ये जो पर्टिकुलर केस है आपके ज्यूरिडिक्शन में नहीं था, जो पर्टिकुलर केस है आपके ज्यूरिडिक्शन में नहीं था, लेकिन तो भी आपने फैसला सुनाया। तो इस केस में क्या होता है, हम रिट फाइल करते हैं सर्शरी। रिट फाइल करने के बाद हम क्या करते हैं, जो कोर्ट है ऑर्डर करती है
जो भी केस है, पेंडिंग केस है जो ले लेती है, अब खुद के एरिया में, जुरिडिक्शन एरिया में ले लेते हैं जो भी केस है पर्टिकुलर, फिर उस केस को नए सिरे से वापस स्टार्ट करते हैं। याद रखना, नए सिरे से वापस स्टार्ट करते हैं उस केस को जिसका डिसीजन पहले ही किसी पर्टिकुलर कोर्ट ने ले लिया है, जिसमें उसका हक नहीं था। तो ये हम रीट लगा के, सर्शरी रीट लगा के ये हम अपना हक ले सकते हैं सर्शरी से। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्यू वारंटो अधिकार प्रश्चा, बाय व्हाट वारंट्स, बाय व्हाट अथॉरिटी। इसका मतलब क्या है? मतलब क्या, देखो ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में मेनली काम आता है कि जो भी आपने कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूट है उसने पर्टिकुलर डिसीजन लिया, वो किस वारंट पे लिया, उस पर क्या अथॉरिटी है। मतलब ये इक्वलिटी जो जैसे कोई 2 पर्सन काम कर रहे हैं और एक का जैसे प्रमोशन हो गया, सैलरी हो गया, तो ये सब जो आपने इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, तो आपका क्या वारंट है, क्या अथॉरिटी के पर्टिकुलर अथॉरिटी के थ्रू आपने ये जो पर्टिकुलर काम किया है। ये जो मेनली जो ये वाली क्यू वारंटो है, ये मेनली इज टू रिस्ट्रेन ए पर्सन होल्डिंग ए पब्लिक ऑफिस टू विच ही इज नॉट इंटाइटल। मतलब उस पर्टिकुलर पब्लिक ऑफिस में वो नहीं होना चाहिए, फिर भी है, मतलब ऐसा कुछ गपलाबाजी है, तो हम ये रिट फाइल करके हम उसको हटवा सकते हैं, या फिर कोर्ट ऑर्डर कर सकती है, कमांड कर सकती है उस पब्लिक जो भी पब्लिक इंस्टीट्यूट है उसको बोल सकती है कि भाई ये गलत है, और जो भी हम डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इसके लिए इन 5 रिट के थ्रू। तो ये 5 रिट हम कहाँ लगा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में एज पर और नीड, जहाँ पे हम जैसे हम ले सकते हैं। तो हमें वापस डिस्कस कर लेते हैं कि आर्टिकल 32 के थ्रू हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, आर्टिकल 226 के थ्रू हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोनों, कि हम आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के थ्रू हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हम दोनों में रिट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो नाउ हम कंटिन्यू करते हैं पार्ट 3 के बाकी के बचे आर्टिकल्स के बारे में। बाकी के अभी तक हमने फंडामेंटल राइट्स के जो भी पर्टिकुलर आर्टिकल्स हैं वो देखे थे आर्टिकल 32 तक। अब नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं आर्टिकल 33 तक। आर्टिकल 33 में क्या कहता है, पढ़ेंगे इंग्लिश में, समझेंगे सब में, दोनों भाषा में। आर्म फोर्सेज मेंबर कैन एंजॉय फंडामेंटल राइट्स बट इन ए रेस्ट्रिक्टेड मैनर। मतलब क्या है, जो आर्म फोर्सेज मेंबर है, कोई भी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री, जो भी इंटेलिजेंस यूनिट्स के जो भी मेंबर्स है, उनको फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, लेकिन एक रेस्ट्रिक्टेड वे में। उनका देखो आर्मी का जो बिहेव करने का तरीका अलग है, उनका रहन सहन का तरीका अलग है, उनका जो काम है वो अलग है, तो उसमें उनमें क्या, उनको सब फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल सकते। पॉसिबल नहीं है कि उनको सब फंडामेंटल राइट मिले और एक आम नागरिक के तरह मिले, इसलिए वो स्पेशल कहलाते हैं। तो आर्म फोर्सेस को फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड वे में, वो डिसाइड करेगी खुद आर्म फोर्सेस। ओके, ये आर्टिकल 33 में दिया गया। तो आर्टिकल 34 की बात करते हैं। रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स एरिया। मेनली इस आर्टिकल 34 को मार्शल लॉ के हिसाब से जानते हैं कि अगर कहीं कभी ऐसा सिचुएशन आ गई कि हमको मार्शल लॉ लगाना पड़े, तो उसमें क्या होता है कि जो भी बाकी फंडामेंटल राइट्स है जो भी हमने अभी डिस्कस किए हैं, वो कोई भी काम के नहीं रहेंगे, रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे सारे फंडामेंटल राइट्स अगर ये मार्शल लॉ आ जाएगा। ये आर्टिकल 34 में दिया गया। ओके, आर्टिकल 35 की बात करते हैं। आर्टिकल 35 सिंपली यही कहता है कि जो भी फंडामेंटल राइट्स है, स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट्स है, उस पर जो लॉ बनाने का, ये हमने डिस्कस किया था कि लॉ बनाने का जो हक है वो पार्लियामेंट के पास है। ये जो स्टेटमेंट है वो आर्टिकल 35 में दी गई है। तो हमने मेनली आर्टिकल पार्ट 3 के सारे आर्टिकल्स कंप्लीट कर लिए हैं। पार्ट 3 के आर्टिकल स्टार्ट होते हैं आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 से। आर्टिकल 12 और 13 में यही दिया गया कि ये आर्टिकल होने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स ये होने चाहिए। फिर हम 14 से लेके 18 तक आते हैं, फिर 19 से 22, फिर ऐसे ऐसे कंटिन्यू करते हैं हम, और सारे 6 फंडामेंटल राइट्स के अंदर ये 12 से लेके 35 के आर्टिकल कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब कुछ फैक्ट्स हैं जो हम और डिस्कस कर लेते हैं कि जो ये फंडामेंटल आर्टिकल्स हैं, कुछ सारे फंडामेंटल आर्टिकल्स सिटीजन्स को, इंडिया के सिटीजन्स के लिए है, लेकिन कुछ आर्टिकल्स हैं जो फॉरेनर्स के लिए नहीं है, ओनली सिटीजन्स के लिए, ओनली इंडियन सिटीजन के लिए है, लेकिन फॉरेनर्स के लिए नहीं है। वो आर्टिकल्स क्या क्या है, ये आर्टिकल्स हम डिस्कस कर चुके हैं, इनके एक बार नंबर डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और वापस जो भी आपने पिछले वीडियो के लिए नोट्स बनाए होंगे उसमें चेक कर सकते हो कि जो आर्टिकल ये फॉरेनर्स, ये जो आर्टिकल्स है ओनली फॉरेनर्स के लिए, मतलब ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए, सॉरी।
इसमें क्या फॉरेनर्स के लिए नहीं है, ये फॉरेनर्स के लिए नहीं है ये वाले आर्टिकल्स। कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 19, 29, 30, ये आर्टिकल हमने सारे डिस्कस कर लेंगे। ये आर्टिकल क्या है? फॉरेनर्स के लिए नहीं है, ओनली जो सिटीजन ऑफ इंडिया उसके लिए है। और ये जो आर्टिकल है ये फॉरेनर्स और सिटीजन ऑफ इंडिया दोनों के लिए है, लेकिन कोई भी एनिमी एलियन के लिए नहीं, एनिमी कंट्री से जो भी पर्सन है उसके लिए नहीं है, ये ओनली फॉरेनर्स और इंडियन सिटीजन के लिए। 14, 20, 21, 21A, 22, 23 मतलब 20 से लेके टोटल 28 तक टोटल ये जो फंडामेंटल आर्टिकल्स है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है फंडामेंटल आर्टिकल वाला पूरा का पूरा जो भी फंडामेंटल आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जो हमने डिस्कस किए थे उसमें कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इस वीडियो के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। कमेंट बॉक्स में जितना भी आप प्यार देते हैं देते रहिए, वो जरूरी है। मेनली जो भी आपके मेरे पास काफ़ी सारे सजेशन आते रहते हैं और उसी सजेशन के हिसाब से मेरे हर एक वीडियो आप अगर आप नोटिस कर रहे हो कि हर एक वीडियो में इंप्रूवमेंट भी हो रहा है, वो आपके सजेशन के कारण ही होता है, या फिर आप कमेंट करके दे रहे हो, या फिर मैसेज करके दे रहे हो जहाँ भी दे रहे हो, या फिर आप कॉल करके दे रहे हो। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोटिवेशन मिलता रहता है इन कमेंट से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें। हैप्पी स्टडी।